नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास के सिद्धांत को, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, ये दूसरा चैप्टर है, इसको हम समझेंगे। इसमें हम जानेंगे कि बालकों का विकास कैसे होता है और बालक कैसे सीखता है और आगे बढ़ता है, इसके बारे में हम आज समझेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक आता है बाल विकास की अवधारणा। बाल विकास की अवधारणा इसमें पहला टॉपिक है। इसको समझेंगे कि बाल विकास की अवधारणा क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि बाल विकास की अवधारणा क्या है। ठीक है, बाल विकास की अवधारणा का सामान्य अर्थ ये है कि बालकों के जो मानसिक और शारीरिक विकास होता है उससे संबंधित है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो बालक के मानसिक और शारीरिक विकास में परिवर्तन हमको देखने को मिलता है वो बाल विकास की अवधारणा के तहत ही मिलता है। ठीक है, इसमें बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और भाषाई और धार्मिक इत्यादि को हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अंतर्गत विकास जो है गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तन को भी देखने को मिलता है। गुणात्मक का तात्पर्य हम ये समझ सकते हैं कि उसकी कार्य कुशलता, गायन, तर्क और नवीन विचारधारा कैसे उसमें उत्पन्न होती है, इसके तहत आता है। तथा परिणात्मक का मतलब उसके लंबाई में वृद्धि, भार में वृद्धि आदि देखने को मिलता है। ठीक है, विकास की अवधारणा में मेन कंसेप्ट ये है कि बालक का मानसिक और शारीरिक विकास कैसे होता है, वो कैसे अपने संज्ञान को या भाषा को सीखता और जानता है, इससे हम समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देख लेते हैं कि आगे कौन सा टॉपिक है। तो अगला टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं इसको हम समझेंगे। तो इसमें पहला आता है निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, इसको हम समझेंगे। दूसरा आता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। ठीक है, तीसरा आता है विकास क्रम की एकरूपता। ठीक है, चौथा वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती। ठीक है, और पांचवा है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ठीक है, चलिए हम इसमें पहला देख लेते हैं। जो पहला है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत बाल विकास में कैसे महत्वपूर्ण है इसको समझते हैं। निरंतरता का सिद्धांत का मतलब ये है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, ये माँ के गर्भ से प्रक्रिया प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। यानी कि ये माँ के गर्भ से प्रक्रिया शुरू होती है और जब तक मृत्यु पर्यंत ना हो जाए, यानी मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। ठीक है, इसमें बालक के मानसिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक आदि पक्षों का विकास होता रहता है। ठीक है, यानी कि कहने का मूल रूप ये है कि इसमें जो विकास होता है वो निरंतर चलती रहती है। अगला हम देख लेते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत के अनुसार सभी बालकों का विकास समान प्रतिमान का अनुकरण करता है। ठीक है, किंतु उनमें बुद्धि एवं विकास अपनी व्यक्तिगत के अनुरूप होती है। ठीक है, वो अपनी स्वाभाविक गति से वृद्धि एवं विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं और इसी कारण उनमें पर्याप्त विभिन्नता देखने को मिलती है। इसलिए किसी की विकास की गति तीव्र होती है और किसी की मंद होती है। ठीक है, समान प्रतिमान के अनुसार। ठीक है, तीसरा आता है विकास के क्रम की एकरूपता। विकास के क्रम की एकरूपता का सिद्धांत ये है, यह हम समझ सकते हैं कि विकास की गति एक जैसी न होने तथा पर्याप्त व्यक्तिगत अंतर पाए जाने पर भी विकास के क्रम में कुछ एकरूपता देखने को मिलती है। ठीक है, इसके उदाहरण के लिए मनुष्य जाति के सभी बालकों की वृद्धि सिर की ओर प्रारंभ होती है। इसी तरह बालकों के गंतव्य एवं भाषा विकास में एक निश्चित प्रतिमान या क्रम के दर्शाने को मिलता है। ठीक है, हम चौथा देख लेते हैं। चौथा है वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं होती। तो वृद्धि विकास की गति एक सी नहीं होती, इसका मतलब है कि विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, किंतु इस प्रक्रिया में विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, हमेशा एक जैसी नहीं होती। शैशवावस्था में शुरुआत में जो शैशवावस्था होता है उसमें कुछ वर्षों में यह गति बहुत तीव्र होती है। यानी जब बच्चा शैशवावस्था में आता है तो उसकी गति कुछ तीव्र होती है, परंतु बाद में जब मंद पड़ जाती है, यानी बाद में ये जो उसका विकास की गति होती है वो थोड़ी धीरे पड़ जाती है। पुनः जब किशोरावस्था आता है तो यह गति, यानी कि जो विकास की गति हो वो तेज हो जाती है। ठीक है, परंतु ये जो गति है वो अधिक समय तक नहीं बनी रहती है। ठीक है,
इसका मतलब हम इससे समझ सकते हैं, ठीक है। और पांचवा आता है विकास समान से विशिष्ट की ओर चलता है। समान से विशिष्ट की ओर का मतलब होता है कि जैसे विकास एवं वृद्धि सभी दिशाओं में विशिष्ट पहल उनके समान रूप से देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि कोई भी बच्चा अपने हाथ से कुछ चीज़ों को पकड़ने से पहले बालक इधर उधर हाथ मारने या फैलाने की कोशिश करता है। इसी तरह शुरू में एक नवजात शिशु रोने और चिल्लाने के लिए अपने सारे अंग को प्रदर्शित करता है, परंतु बाद में जब उसका वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया अच्छी तरीके से हो जाती है तो केवल आँख और हाथ तक सीमित रह जाता है। यानी विकास में समान से विशिष्ट का मतलब है कि कोई बालक जब छोटा होता है तो वो अपने पूरे शरीर के अंग होते हैं, वो सभी चीज़ों से किसी चीज़ को पकड़ने या किसी चीज़ को उठाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वो विशिष्ट की ओर चला जाता है, यानी कि अपने उंगलियों को इस्तेमाल करने लगता है, उन्हें छोटी चीज़ों को इस्तेमाल करना है। जैसे रोने के लिए सभी चीज़ अंग को प्रयोग करता है, हाथ मुंह कान आदि का। लेकिन जब वो विशिष्ट की ओर पड़ता है तो वो केवल आँख का प्रयोग करता है, ठीक है, रोने के लिए, ठीक है। चलिए अब अगला हम देख लेते हैं, इसी में है। अगला आता है परस्पर संबंध का सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद आता है एकीकरण का सिद्धांत, और आठवां है व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, और नौवां है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या कहलाता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत का मतलब यह है कि विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंध होते हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़ा होते हैं। इनमें किसी भी एक आयाम में होने वाले विकास अन्य सभी आयामों को विकास की पूरी तरह प्रभावित करते हैं। यानी कि इसमें एक विकास के आयाम सभी विकास के आयाम को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वो शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरी ओर एक क्षेत्र में पाए जाने वाला कमियां दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति में बाधा सिद्ध हो सकती है। यही कारण है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संज्ञानात्मक, सामाजिक, बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं, ठीक है। ये कहने का मतलब है कि एक विकास जो है दूसरे विकास को प्रभावित करता है, यानी कि किसी बालक का बुद्धि बहुत तेज है तो वो सभी विकासों में तीव्र पाया जाता है, और किसी बालक का बुद्धि यदि कम है तो वो सभी विकास में कम पाया जाता है। इसका कहने का मतलब है एकीकरण के सिद्धांत को समझते हैं। अगला है एकीकरण के सिद्धांत का मतलब ये है कि विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग की ओर फिर एक अंग से चलना सीखता है। मतलब हम समझते हैं कि एकीकरण सिद्धांत में है कि पहले बालक का इस्तेमाल करता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे एकीकरण के सिद्धांत की ओर बढ़ता है तो वो अपने केवल पैर का इस्तेमाल करता है। और जैसे जैसे मान लीजिए कि कोई बालक किसी शब्द को सीखने के लिए अपने संपूर्ण हाथ का प्रयोग करता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो अपनी अंगुलियों के इस्तेमाल से किसी शब्द को बनाना या जानना सीख जाता है, ठीक है। अगला इसमें टॉपिक है व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत का मतलब ये है, हम इससे समझ सकते हैं कि बालकों के विकास के दर स्वरूप व्यक्तिगत अंतर पाए जाते हैं, यानी कि प्रत्येक बालक की वृद्धि में विकास उनकी व्यक्तिगत के अनुरूप होती है। वह अपनी स्वाभाविक गति से वृद्धि एवं विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं। इसी कारण विभिन्नता देखने को मिलती है। यानी व्यक्ति विभिन्नता का मतलब ये है कि बालकों में जो विकास होती है वो अलग अलग देखने को मिल सकती है, लेकिन विकास की जो प्रक्रिया आती है यानी जैसे बालक किन किन चरणों में विकास होता है ये तो समान रहती है, लेकिन विकास की प्रक्रिया अलग अलग बालकों में देखा जा सकता है। कोई बालक विकास की प्रक्रिया में ज़्यादा हेल्थी हो सकता है, कोई बालक कमज़ोर हो सकता है। विकास की विभिन्नता अंतर देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की भविष्यवाणी का मतलब है कि एक बालक अपने बुद्धि और विकास की गति से ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा के स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में एक बालक की कलाई की हड्डी का एक्स किरणों से लिया जाने वाला चित्र यह बताता है कि उसके आकार प्रकार आगे जाकर किस प्रकार होंगे, ठीक है। इसी तरह बालकों के
इस समय की मानसिक योग्यताओं के ज्ञान के सहारे उसके आगे के मानसिक बारे में पूर्वानुमान या प्रिडिक्शन किया जा सकता है। कैसे किसी चीज़ को सीखता है, समझता है और बोलता है, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो आगे भविष्य में कैसे आगे बढ़ सकता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि विकास जो है 10वां है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा के सिद्धांत में दो टॉपिक है, इसको हम समझेंगे। जैसे पहला टॉपिक है सिरा अपदाभिमुखी दिशा सिद्धांत, ठीक है। दूसरा है निकट दूर क्रम सिद्धांत, ठीक है। तो इसको हम समझ लेंगे। इसमें पहला आता है, हम देख लेते हैं। पहला है सिर पदाभिमुखी दिशा का सिद्धांत। सिर पदाभिमुखी दिशा का सिद्धांत क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार सभी बालकों का शारीरिक विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, यानी कि जो विकास होती है वो सिर से लेकर पैर की दिशा में होती है, ठीक है। सर्वप्रथम इसमें सिर होता है, फिर धड़ तथा अंत में पैर का विकास होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पहले सिर का विकास होता है, फिर धड़ का विकास होता है, इसके बाद पैर का विकास होता है। इसलिए इसे शिशु को सर्वप्रथम अपने सिर के तत्पश्चात धड़ को उठाना सीखता है, इसके बाद बैठना सीखता है, घुटनों के बल चलना सीखता है और खड़ा होना सीखता है, ठीक है। सिर पदाभिमुखी सिद्धांत का मतलब ये है। सिर पदाभिमुखी का सिद्धांत का मतलब हम और समझ सकते हैं सिंपल में, कि पहले बालक अपने जो सिर है, सिर के बीच जो नीचे धड़ होते है, इसको पहले एकत्रित यानी कि स्टेबल करने की क्षमता विकसित करता है। उसके बाद अपने शरीर को क्षमता करने का विकास करता है। उसके बाद बच्चे घुटने से चलते हैं, उसके बाद पैर से चलना सीख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है टॉपिक निकट दूर क्रम सिद्धांत। निकट दूर क्रम सिद्धांत क्या है कि विकास का क्रम केंद्र से प्रारंभ होती है, फिर बाहर विकास की ओर बढ़ती है, संपूर्ण विकास होता है। यानी कि उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि सर्वप्रथम रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, इसके पश्चात भुजाओं का, हाथ का, उंगली का, तत्पश्चात संयुक्त विकास होता है। यानी निकट दूर क्रम का सिद्धांत क्या है कि जो विकास होती है, विकास में सर्वप्रथम रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, उसके बाद भुजाओं का, उसके बाद हाथों के, उंगलियों का, और उसके बाद संपूर्ण विकास हो जाता है। यानी कि इसमें जो आंतरिक जो बदलाव या परिवर्तन या विकास होता है, इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? अगला है विकास लंबवत सीधे ना होकर वर्तुलाकार होता है। यानी विकास जो है लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है, ठीक है। इसको समझते हैं। इसका मतलब है कि बालक विकास लंबवत सीधा ना हो वर्तुलाकार होता है, यानी एक सी गति से सीधे चलकर विकास पर्याप्त नहीं होता। यानी जो विकास होता है वो सीधी एक रेखा में नहीं होता है, स्पाइरल होता है, ऐसे होता है, ठीक है। विकास जो गति होती है पहले बढ़ती है, घटती है, बढ़ती घटती है, मतलब ऐसे चलती रहती है, ठीक है। वर्तालों का मतलब कि कुछ देर बढ़ेगी, फिर पीछे होगी, ऐसे करके विकास धीरे धीरे धीमे धीमे गति से होते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं अगला कौन सा है। अगला है आंशिक पुनर्वर्ण का सिद्धांत। आंशिक पुनर्वर्ण का सिद्धांत का मतलब है, इसके प्रतिपादक जो है जॉन डुलार्ड नील मिलर है, ठीक है। नील मिलर है, ठीक है। पुनर्वर्ण जो किसी अनुक्रिया को बार बार दोहराने या संभावनाओं को बढ़ाता है, ठीक है। समानतः आंशिक पुनर्वर्ण सतत पुनर्वर्ण की अपेक्षा अधिक प्रभावित होती है, चूँकि पुनर्वर्ण के माध्यम से नवीन प्रक्रियाओं को भी जन्म लेते हैं। यानी कि पुनर्वर्ण का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को बार बार जानना या समझना, उसके अंदर जो जिज्ञासा होती है वो पुनर्वर्ण कहलाती है, ठीक है। जानने की जो इच्छा होती है उसे पुनर्वर्ण कहलाती है, ठीक है। इसके बाद 13वां हम देख लेते हैं वृद्धि में विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणाम होता है। यानी जो वृद्धि में विकास होती है, ये विकास एवं वंशानुक्रम एवं वातावरण का संयुक्त देन माना जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वृद्धि में विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम जहाँ आधार का कार्य करता है, वहाँ वातावरण इस आधार पर बनाए जाने के वाले व्यक्ति के संबंध में भवन की आवश्यकता एवं सामग्री के वातावरण से जुटाने में सहयोग देते हैं। अतः वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया में इन दोनों समान महत्वपूर्ण दिए जाना आवश्यक है।
वृद्धि में विकास में वंशानुक्रम का मतलब होता है कि जो जीन्स का परिवर्तन होता है उससे हम वो समझ सकते हैं। इसके बाद वातावरण का मतलब यह है कि आप कैसे वातावरण या परिवेश देते हैं बच्चे को, इससे मतलब है। यानी कि बच्चे को वातावरण अच्छा देंगे तो अच्छा विकास एवं वृद्धि होगा, उसके अंतर्गत वो अच्छी चीज़ों को सीखेगा। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं बाल विकास के सिद्धांत को, शैक्षिक महत्व। बाल विकास के सिद्धांत में शैक्षिक महत्व क्या है इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो बाल विकास के सिद्धांत ज्ञान के फलस्वरूप शिक्षकों को बालकों में स्वाभाविक विशेषताओं, रुचियों में क्षमता रूप सफलताओं का अध्ययन मिलता है। यानी बाल विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व ये है, मेन मकसद ये है कि बालकों के हम व्यवहारों को अध्ययन करते हैं, उसके बोलचाल भाषा, उसके बुद्धि का अध्ययन करते हैं, ताकि हम यह जान सकें कि बालकों की क्या कमी है और कैसे पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम अगला देख लेते हैं। अगला क्या है कि बालकों के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बालकों के विकास को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, एक तो आंतरिक कारण, दूसरा बाह्य कारक। आंतरिक कारण को हम देख लेते हैं। आंतरिक कारण क्या होता है, तो बाल विकास के आंतरिक कारण बहुत हद तक प्रभावित करते हैं, जो कि उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार निर्धारित करते हैं। आंतरिक कारण निम्न प्रकार का होते हैं, इसमें देख लेते हैं हम। आंतरिक कारक में पहला है वंशानुगत कारण, ठीक है, दूसरा है शारीरिक कारक, तीसरा है बुद्धि, और चौथा संज्ञानात्मक कारक, और चौथा है सामाजिक प्राकृतिक। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। तो इसमें पहला आता है वंशानुक्रम कारक, हेरिडिटी फैक्टर। यानी आंतरिक कारण में जो पहला कारक होता है वह है वंशानुक्रम कारक। इसमें बालकों के रंग, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि का निर्माण और उसके वंशानुक्रम गुणों में महत्वपूर्ण का योगदान होता है। बालकों के वंशानुक्रम गुणों की वृद्धि एवं विकास में भी प्रभावित करते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो बालक के आँख, नाक, कान, मोटाई, लंबाई या गोरा काला, ये सब उसके वंशानुक्रम या जीन्स के द्वारा होता है। यानी बालक आँख नाक कैसा होगा, उसका माता पिता से मिलता जुलता, ये सब वंशानुक्रम कारण होते हैं। ठीक है, दूसरा में आता है शारीरिक कारक, फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में क्या होता है कि जो बालक जन्म से ही दुबले पतले, कमजोर, बीमार तथा किसी प्रकार की शारीरिक समस्या से पीड़ित रहते हैं, उनकी तुलना में जो सामान्य एवं स्वस्थ बच्चे का विकास अधिक होना स्वाभाविक है। यानी शारीरिक कमियां का स्वस्थ पर ही नहीं अपितु वृद्धि एवं विकास के प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कई बार किसी दुर्घटना के कारण शारीरिक क्षति पहुंच जाती है। इस क्षति से बालक विकास के प्रतिकूल को प्रभावित करता है। यानी कि शारीरिक विकास का मतलब कि कोई बच्चा दुबला पतला है और कोई बच्चा हष्ट पुष्ट है, तो उसकी अपेक्षा जो हष्ट पुष्ट बालक है वो थोड़ा उसका विकास अच्छा होगा। जो बालक दुबला पतला है उसका विकास थोड़ा कम होगा। ठीक है, इसमें तीसरा आता है बुद्धि। ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है, इंटेलिजेंट बुद्धि जो है, इसको हम समझते हैं। बुद्धि हम उसे कहते हैं जो अधिगम सीखने, यानी बुद्धि हम उसे कहते हैं जो चीज़ हम सीखते हैं जिसके माध्यम से हम सोचते हैं। ठीक है, तो बुद्धि का अधिगम की सीखने की योग्यता, संयोजन योग्यता, निर्णय लेना क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी इसे कहने का मतलब है कि बुद्धि का मतलब जिससे हम सोचते हैं, तर्क करते हैं, समझते हैं चीज़ों को, उसको हम बुद्धि कहते हैं। बुद्धि यदि बालक में तीव्र होगा तो उसका विकास भी बहुत तीव्र होता है। जिसका बुद्धि थोड़ा कम होगा उसका विकास भी थोड़ा मंद होगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है बुद्धि से। इसके बाद हम देख लेते हैं संज्ञानात्मक कारक, इमोशनल फैक्टर में क्या होता है कि बालक जिस प्रकार के स्वभाव भाव का जिस रूप से विकास होता है उसकी सामाजिक, मानसिक एवं नैतिक, शारीरिक एवं भाषाई संबंधी विकास को पूरी तरह प्रभावित करता है। यानी कि जो बालक जिस माहौल में रहेगा, उस माहौल को देखेगा, सीखेगा, तो उस पर वो फैक्टर उस पर पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो उसके वातावरण या घर में कुछ जो परिवार होते हैं वो ज़्यादा गुस्सैले होते हैं, ज़्यादा ईर्ष्या करने वाले होते हैं दूसरे लोगों से, तो इसका प्रभाव उस पर भी पड़ेगा। इसके अपेक्षा जो जिस घर में बालक ज़्यादा दयालु होंगे, निर्दयी होंगे, कि किसी कार्य को करने या समझाने में अच्छा योगदान करेंगे, बालक उसी से सीखेगा। ठीक है, इसके बाद आता है सामाजिक प्रक्रिया, सोशल नेचुरल। सामाजिक प्रक्रिया में क्या होता है कि बच्चा जितना अधिक सामाजिक रूप से संतुलित होगा, उसका प्रभाव उसके शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भौतिक तथा भाषाई पर उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है,
यानी जो समाज में जैसे 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 खान पान जो भी चीज़ें हो, अच्छा खान पान मिलेगा तो बच्चे का विकास अच्छा होगा, अगर खान पान गलत मिलेगा तो बच्चे का विकास रुक जाएगा, मतलब अच्छा नहीं होगा। ठीक है, इसको हम समझ गए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट अगला आता है, अगला हम देख लेते हैं कौन सा आता है। अगला आता है बाह्य कारक। बाह्य कारक में कौन कौन से फैक्टर हैं इसको हम समझेंगे। तो बाह्य कारक में गर्भवती के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश, इसमें पहला है। दूसरा है जीवन की घटनाएं, और तीसरा है भौतिक वातावरण, और चौथा है सामाजिक आर्थिक स्थिति। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं बारी बारी से। तो बाह्य कारक में क्या होता है कि गर्भ के दौरान जो माता का स्वस्थ परिवेश होता है, यानी गर्भ के दौरान माता यदि स्वस्थ मानसिक मेंटली रूप से सही नहीं रहेगी तो उसका विकास पर बालक का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, दूसरा आता है जीवन की घटनाएं, यानी कि जीवन की घटनाएं से मतलब है कि बालक पे माता पिता पे जो प्रभाव पड़ेगा। जीवन की घटनाओं का मतलब ये है कि अगर बच्चे को अच्छा शिक्षा, अच्छा ज्ञान दिया जाए तो वो आगे उसका विकास अच्छा होगा। यदि किसी माता पिता द्वारा बालक के बच्चे को छोड़ दिया जाता है तो उसके विकास में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। वो किसी जो अच्छे अनुभव या एक्सपीरियंस को सीख सकता है वो उससे दूर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद भौतिक वातावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट भी इसमें रोल निभाता है। फिजिकल इन्वायरमेंट का मतलब है कि बालक जन्म किसी परिवेश में हुआ है, किस परिवेश में हुआ है, किस परिवेश में किन लोगों के साथ रहता है, इन सब का प्रभाव बालक पर पड़ता है। जैसे बालक जो उसके परिवार है प्रदूषण वातावरण में रहते हैं या किसी गंदी जगह रहते हैं तो उसके विकास में प्रभावित हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है सामाजिक आर्थिक स्थिति, यानी कि बालक के जो माता पिता है वो सोशली रूप से कमज़ोर हैं या गरीब हैं तो उस पे उसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। जैसे उसको माता पिता गरीब हैं तो उसको खाना पीने में भी अंतर आ सकता है, उसको न्यूट्रिएंट्स में भी कमी आ सकती है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये बायो फैक्टर में आते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये सब देख लिया। अगला हम देख लेते हैं कि बाल मनोविज्ञान क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। तो बाल मनोविज्ञान क्या है? बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बालक के व्यवहार की स्थिति को, समस्या आदि उनके कारणों को अध्ययन करते हैं, तो जिससे बालक प्रभाव एवं व्यवहार का विकास पर पड़ता है। यानी बाल मनोविज्ञान का मतलब है कि हम इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार को, स्थिति को, समस्या को, उन सभी कारणों का अध्ययन करते हैं जिससे बालकों को उसके व्यवहार में और विकास में बाधा या परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं बाल विकास मनोविज्ञान की उपयोगिता महत्वपूर्ण। बाल मनोविज्ञान उपयोगिता क्या है और महत्व क्या है? ठीक है, बाल विकास में पहला आता है बाल विज्ञान में उपयोगिता महत्वपूर्ण निम्नलिखित रूप से समझाया जा सकता है। इसमें पहला हम देख लेते हैं। पहला है कि बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों के स्वभाव एवं विकास को समझने के बाद उनके शिक्षित करने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायक होती है। यानी इसके कहने का मतलब है कि जब हम बाल मनोविज्ञान को पढ़ेंगे तो उसमें ये समझेंगे कि बालकों को हम कैसे पढ़ाएं, कैसे सिखाएं, उसके परिवर्तन में, उसके विकास के परिवर्तन को कैसे हम अच्छी तरीके से रूप दे सकें, हम कैसे बालकों को एक अच्छा समाज बनाने या सिखाने की प्रक्रिया को कैसे समझा सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत दूसरा आता है बच्चों को समय समय पर निर्देशित यानी डायरेक्शन दे कि किस दिशा में हम उसको चलना है, अच्छी दिशा में चलना है। इसको इसी निर्देशन के द्वारा बालकों को उनकी रुचियों अनुरूप विभिन्न कौशलों का विकास होता है। यानी कि बालक किन चीज़ों में रुचि ले रहा है उसके अंतर्गत हम उसको समझेंगे और उस के द्वारा हम बालकों को सिखाएंगे या समझाएंगे और उनके अंदर कौशल का विकसित करेंगे। ठीक है, अगला हम इसके बाद देखते हैं। अगला है इसमें बाल मनोविज्ञान की सहायता से बालकों के व्यवहार के अध्ययन के बाद विद्यालय एवं घर में वातावरण को बच्चों के अनुकूल उपयुक्त बनाने में सहायता मिलती है। बाल विज्ञान बालकों के व्यवहार और उनके कारणों के बारे में बताता है। यानी इसे कहने का मतलब है कि बाल विकास के अंतर्गत बालकों के हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं और उसके जो विद्यालय, उसके घर का वातावरण है उसको हम सुदृढ़ कैसे बना सकते हैं ताकि वो चीज़ों को सीख सके और जान सके। ठीक है, इसके बाद अगला है
बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों के व्यक्तित्व में अध्ययन करते हैं, उसके भविष्य के बारे में बताया जा सकता है एवं आवश्यकता पड़ने पर उसे बेहतर भविष्य की सलाह दी जा सकती है। यानी बाल मनोविज्ञान के द्वारा हम बालक को प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि वो किस दिशा में जा सकता है, या उसके जो भविष्य खराब होने वाले हैं उसको अच्छी तरीके से हम समझकर उसका अच्छे भविष्य को समझा सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने आज दूसरा चैप्टर बाल विकास के सिद्धांत को समाप्त कर दिया है। इससे संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझने को मिला होगा।